अब आ जाइए प्रोसेस, बायोटेक में प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपने सारे टूल्स और सारे टेक्निक्स पढ़ लिए कि कौन कौन से टूल्स, एंजाइम और टेक्निक यूज होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। अब देखिए इन सब टेक्निक का यूज करके किस तरीके से ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है। ठीक है, जैसे ये आपके क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है। हमें पर्टिकुलर जीन को निकाल के उसकी कॉपियां बना के और होस्ट में डालना है, तो सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस होगा। जीन को निकालने के लिए हमें पहले सेल के मेन दरवाजे को खोलना होगा। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल पाई जाएगी, फंगस सेल है उसमें भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल है प्रोकैरियोटिक तो उसमें भी सेल वॉल है। तो सबसे पहले हमें सेल का मेन दरवाजा खोलना होगा, जिसके लिए हम लाइसिंग एंजाइम यूज करेंगे। हमने आपको बताया था प्लांट की सेल के लिए सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम यूज करेंगे, फंगस की सेल के लिए काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे और बैक्टीरिया की सेल के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे, जिससे सेल का ये मेन दरवाजा खुल जाएगा। अब सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी और सेल आ जाएगी। तो अब इसका होमोजेनाइजेशन करेंगे। होमो, इसी में हम एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, होमोजेनाइजेशन में हमने एंजाइम यूज किया, सेल की मेन बाउंड्री हटा दी और अब इसके सेल के जो कंपोनेंट हैं इनका मिक्सचर मिल जाएगा। होमोजेनाइजेशन में हमने सेल को एंजाइम से ट्रीट कराया, तो एंजाइम से ट्रीट कराने के बाद हमें सेल के पार्ट का मिक्सचर मिल जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, मिक्सचर ऑफ सेल पार्ट। ठीक है, अब इन मिक्सचर में से हर कंपोनेंट को अलग करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे मिक्सचर में से कंपोनेंट को अलग करेंगे। अब इस मिक्सचर में अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दें, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दें, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दें, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम डाल दें, तो इस मिक्सचर के सारी प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा केवल फाइबर बंच ऑफ डीएनए, फाइबर ऑफ डीएनए मिल जाएगा। तो ये आपके डीएनए के बंच मिल गया हमें। भाई सेल के मिक्सचर में से हमने ये सारे एंजाइम डाल दिए, तो प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, लिपिड के लिए लाइपेज, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम न्यूक्लियेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज, ये एंजाइम डालेंगे तो इस मिक्सचर के सारे ये कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगा आपके, ये मिल जाएगा हमें डीएनए। डीएनए मिल जाएगा आपके फाइबर के बंच के फॉर्म में, ये फाइन थ्रेड का बंच मिल जाएगा हमें, मास ऑफ फाइन थ्रेड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मास ऑफ फाइन थ्रेड ऑफ डीएनए। तो ये हमें इस तरीके से हमने डीएनए निकाल लिया। अब हमें पर्टिकुलर डीएनए को काटना है, तो पर्टिकुलर डीएनए को काटने के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लीविंग एंजाइम। पर्टिकुलर डीएनए को काटने के लिए हम क्लीविंग एंजाइम यूज करेंगे, जो कि क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये हमने पर्टिकुलर एंजाइम को काटा, पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से पर्टिकुलर जीन को काटा
और वो पर्टिकुलर एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमें इससे पर्टिकुलर जीन मिल जाएगा, और इस पर्टिकुलर जीन को हमें जिस वेक्टर के संग जोड़ना है उसको भी हम इसी एंजाइम से कट करेंगे, तो हमें इस डिजायरेबल जीन और वेक्टर जीन दोनों के स्टिकी एंड मिल जाएंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल से जो जीन मिलता है वो आपके स्प्लिट जीन होता है, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होंगे। स्प्लिट जीन में ये नॉन कोडिंग और कोडिंग, नॉन कोडिंग कोडिंग दोनों पार्ट होते हैं। और ये जीन आपके सेल प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, इससे पहले एमआरएनए बना लें। इससे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बना लें, एमआरएनए। फिर एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बना लें, तो ये हो जाएगा अनस्प्लिट। जो स्प्लिट जीन था उसे अनस्प्लिट करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए हमने क्या किया, स्प्लिट जीन से ट्रांसक्रिप्शन से पहले एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बना लिया, तो ये हमें डीएनए मिल गया आपके। ठीक है। तो इस तरीके से हम डीएनए ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर हमारे इस डीएनए और वेक्टर के दोनों के स्टिकी एंड हो जाएंगे, स्टिकी एंड हो जाएंगे, जिसे हम जोड़ देंगे मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज से। मॉलिक्यूलर ग्लू जो कि क्या है, लाइगेज एंजाइम। तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमें ये जीन बहुत ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो हमें इसकी बहुत सारी कॉपियां बनानी पड़ेंगी। इसको हम वेक्टर से जोड़ के बैक्टीरिया की सेल में अंदर डाल के हम कॉपी बना सकते हैं, पर इतनी स्पीड में कॉपी नहीं बनेगी जितनी स्पीड में चाहिए। तो स्पीड में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉपियां बनाने के लिए जो आपकी टेक्निक है वो है आपकी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। क्लियर। तो अब हम आपको वो टेक्निक समझाएंगे जिससे कम समय में, कुछ ही समय में मिलियन नंबर्स में हम जीन की कॉपी बना सकते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इतना समझ में तो जीन की ज्यादा से ज्यादा कॉपियां बनाने के लिए, कम समय में मिलियन नंबर ऑफ कॉपियां बनाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी आपने 1-2 साल से सुना होगा आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर किसमें सुना है आपने, कोरोना के केस में सुना था ना। कोरोना को कंफर्म करने के लिए आरटीपीसीआर होता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि जो कोरोना वायरस था उसमें जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले उसे डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, फिर पीसीआर से इसकी कॉपियां बनेंगी, तो डिटेक्ट हो जाएगा कि कोरोना वायरस है या नहीं है। ठीक है। तो पीसीआर टेक्निक क्या है, जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा जीन की कॉपियां बना दे। ये टेक्निक को कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था आपके, कैरी मुलिस ने 1983 में, ये आपके कैरी मुलिस ने 1983 में से डिस्कवर किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब ये टेक्निक कब डिस्कवर हुई वो देखिए। हमने आपको बताया था जब हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड जुड़े होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। मतलब जब हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब हाई टेम्परेचर पे इन जीन की हमें
रिप्लिकेट करना है। तो आपको मालूम है डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। और एंजाइम जितने भी हैं वो सब किसके बने हैं? प्रोटीन के। जितने भी एंजाइम है सब किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। और हाई टेम्परेचर पर ये जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, बेकार हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर पर हम इनका रिप्लिकेशन कैसे कराएंगे? तो आपके एक एंजाइम डिस्कवर्ड हुआ था, टैक पॉलीमरेज। ये एंजाइम एक बैक्टीरिया में देखा गया जिसका नाम है थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया, जो कि आपके थर्मस एक्विटिकस जो हाई टेम्परेचर पर रहने के लिए अडेप्टेड है। ये बैक्टीरिया अगर हाई टेम्परेचर पर रहने के लिए अडेप्टेड है, इसके मतलब हाई टेम्परेचर पर इसका टैक पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शनल है। और ये टैक पॉलीमरेज आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है, जो कि इसके अंदर डीएनए का रिप्लिकेशन करता है। अगर बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर रहने के लिए अडेप्टेड है, तो वो तभी अडेप्टेड है जब इसका ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पर फंक्शनल है। तो इस तरीके से आपके ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो जब इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई, जो कि डीएनए पॉलीमरेज ही है, तभी आपके पीसीआर टेक्निक डेवलप हुई कि इस एंजाइम का आर्टिफिशियली तरीके से यूज करके हम जीन की ज्यादा से ज्यादा कॉपियां बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पीसीआर टेक्निक इस एंजाइम और इस बैक्टीरिया की डिस्कवरी पे डिपेंड थी। ठीक है, अब चलिए अपन स्टेप्स देखते, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं पीसीआर टेक्निक में। पीसीआर टेक्निक मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेक्निक है वो आपके 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हम डीएनए के को हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक 5' to 3' और एक 3' to 5'। तो ये आपके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए हाई टेम्परेचर पे, इसे कहेंगे हम डीनेचुरेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रैंड की जो कॉम्प्लीमेंट्री हो स्ट्रैंड बनेगा उसके शॉर्ट फ्रेगमेंट बना लेंगे। मतलब इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये जो स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट बनाएंगे आर्टिफिशियली तरीके से ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आपके रॉ मटेरियल को यूज करके। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए न्यूक्लियोटाइड, वो न्यूक्लियोटाइड का यूज करके हम शॉर्ट फ्रेगमेंट बनाएंगे जो इस स्ट्रैंड के और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये शॉर्ट फ्रेगमेंट बनाएंगे, इसे कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर। ये प्राइमर जो आर्टिफिशियली तरीके से बनाया गया है, जिसमें आर्टिफिशियली तरीके से न्यूक्लियोटाइड का यूज करके, तो ये जो प्राइमर बनेंगे ये आपके जो हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर कहलाएंगे, जो इन दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये शॉर्ट फ्रेगमेंट होंगे। ठीक है, एनिलिंग में इन शॉर्ट फ्रेगमेंट को
3' पे जोड़ देंगे। एनेलिंग में क्या किया है, ये जो हमने शॉर्ट फ्रेगमेंट बनाए हैं प्राइमर, उनको दोनों स्ट्रैंड के 3' पे जोड़ देंगे, तो ये कहलाएगा आपके एनेलिंग। ठीक, एनेलिंग हो गया, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट को जोड़ दिया। अब एक्सटेंशन, इस प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज, मतलब वही टैक पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज का काम करेगा, उस एंजाइम की प्रेजेंस में आपके डीएनए जो ऊपर पूरे स्ट्रैंड पे आपके अपनी कॉपियां फैलाता चला जाएगा, मतलब ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो ये आपके बहुत ही कम समय में मिलियन नंबर ऑफ कॉपी बना लेगा। तो ये थी टेक्निक पीसीआर। पहले डीनेचुरेशन किया और हमने इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट फ्रेगमेंट बना लिए, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, जिसमें आर्टिफिशियली तरीके से रॉ मटेरियल यूज किया। तो इन शॉर्ट फ्रेगमेंट को हमने दोनों स्ट्रैंड के 3' पे जोड़ दिया, ये प्रोसेस कहलाएगा एनेलिंग। फिर डीएनए पॉलीमरेज मतलब टैग पॉलीमरेज की प्रेजेंस में इनका एक्सटेंशन हो जाएगा और इस तरीके से क्षण भर में ही बहुत सारी कॉपियां बन जाएंगी। तो ये थी टेक्निक हमारी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आ गई आप लोग? इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into host cell। अब होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने के लिए कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारा जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये वेक्टर के संग अटैच है, या बिना वेक्टर के ही हमें इसे होस्ट सेल में डालना है, तो कैसे डालेंगे? इसके लिए कॉम्पिटेंट होस्ट हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर हमें बिना वेक्टर के डालना है तो जीन को कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में सेल के पास लाएंगे। अगर बैक्टीरिया की सेल में डालना है तो बैक्टीरिया की सेल में पहले लाइसोजाइम एंजाइम से इसकी सेल वॉल हटाएंगे। किससे? लाइसोजाइम एंजाइम से। फिर कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जो है हम इस जीन को सेल के पास लाएंगे, तो एक फोर्स डेवलप होगा जिससे ये जीन अंदर चला जाएगा, टेम्परेरी फोर्स, जिससे ये जीन अंदर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है। फिर हमने आपको कॉम्पिटेंट होस्ट भी बताया था कि अगर हम डाइवैलेंट कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जीन को सेल के पास लाएंगे तो चिपक जाएंगे। फिर आइस करेंगे जिससे कि ये अंदर चले जाएंगे, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, जिससे कि आपके ये जीन अंदर चला गया। अब और भी टेक्निक थी, बायोलॉजिक गन, माइक्रोपिपेट, ये भी आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है होस्ट सेल में अंदर डालने की टेक्निक हो गई। मान लीजिए ये आपका जीन अंदर आ गया। अब हमें ये देखना है कि जीन हमारा फंक्शनल है या नहीं। क्लियर? तो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के संग ये हमारा डिजायरेबल जीन है। मान लीजिए हमने इस बैक्टीरिया की सेल में डाला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। बैक्टीरिया की सेल में हमने कौन सा जीन डाला? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब हमें ये देखना है कि अंदर जाकर ये जीन फंक्शनल है या नहीं। तो हम इस बैक्टीरिया की सेल को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक की सॉल्यूशन में ग्रो करेंगे। अब ये रेजिस्टेंट जीन है, तो एंटीबायोटिक देंगे तो इस एंटीबायोटिक का असर इस पे नहीं पड़ना चाहिए, जिससे नहीं पड़ेगा तो ये इस वाले सॉल्यूशन में सरवाइव करेगा बैक्टीरिया। अगर सरवाइव कर रहा है, मतलब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और हमने इसे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में रखा है, तो ये जीन अगर फंक्शनल होगा तो इस सॉल्यूशन में ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। अगर सरवाइव कर रहा है इसका मतलब ये जीन फंक्शनल है। तो ये ट्रांसफॉर्म सेल हो गई, और जो बैक्टीरिया रखे नॉन ट्रांसफॉर्म सेल वो सरवाइव नहीं करेंगे। जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा वो तो इस सॉल्यूशन में मर जाएंगे, लेकिन जिनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा वो सरवाइव कर जाएंगे।
तो हमने इस वाली सेल में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाला था, तो ये सरवाइव कर जाएगी सॉल्यूशन में, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जीन फंक्शनल है। तो इस तरीके से हम जीन का कंफर्मेशन करते हैं। तो वो मार्कर जीन जिसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हमें नोटिस करना है, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी हमें चेंज देखनी है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टर जीन। जिस जीन की एक्टिविटी हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टर जीन। तो ये था आपके जो है पूरी टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हमने जीन को होस्ट सेल में अंदर डाला। आ गया बेटा? अब आइए, इस टेक्निक का लास्ट स्टेप है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब देखिए, अपन जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं कई तरीके, कई चीजों के लिए। या तो किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइपिक कैरेक्टर को चेंज करना है, तो हम जीन ट्रांसफर करते हैं। कोई डिजीज का क्योर करना है, तो हम जीन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें जीन का प्रोडक्ट चाहिए, तो भी हम जीन ट्रांसफर करते हैं। अब जैसे इतने सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं, तो ये सब कैसे बनते हैं? ये आपके जनरली कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया, फिर कॉमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से जीन की कॉपियां बनेंगी और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे प्रोडक्ट बनेगा, जो बाद में मार्केटाइज होगा। तो किस तरीके से हम जो है फॉरेन जीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, आइए वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, सेल ज्यादा से ज्यादा नंबर में सेल को ग्रो करेंगे और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट मिल सके, इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल हार्नेसिंग। भाई ज्यादा से ज्यादा जीन की कॉपी बने और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट मिले, तो इसे क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल हार्नेसिंग। तो इंडस्ट्रियल हार्नेसिंग जो आपके बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। लेबोरेटरी स्केल, पायलट प्लांट स्केल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेबोरेटरी स्केल, पायलट प्लांट स्केल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक्चुअली जो भी हम लैब डेवलप करते हैं, भाई जहां पे हम ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, वो लैब होगी आपकी। जो भी हम लैब डेवलप करते हैं, सारे इक्विपमेंट हम लाते हैं, सारा प्रोसेस अप्लाई करते हैं उस यूनिट में, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं स्केलिंग अप। जो लैब डेवलप करी, जो हमने इक्विपमेंट लिए, सारा प्रोसेस अप्लाई किया, ये सारा मिलके क्या कहलाएगा? स्केलिंग अप। ठीक है, तो स्केलिंग अप में हमने लैब डेवलप करी, इक्विपमेंट यूज किए और पूरा प्रोसेस किया, कल्चर मीडियम लिया। भाई देखिए, ग्रोथ मीडियम लेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम एक ऐसी मशीन लेंगे जिसमें ये सारी टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे, तो वो होती है हमारी रिएक्टर, बायो रिएक्टर। ये क्या हो जाएगा आपके? बायो रिएक्टर, जिसमें हम कल्चर मीडियम लेंगे। कल्चर मीडियम मतलब जिस ऑर्गेनिज्म की कॉपियां बना रहे हैं, जिस सेल की, उसको सारा न्यूट्रिशन, ग्रोथ फैक्टर, सारा मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करेंगे, इससे कहते हैं कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में हम सारी चीज देंगे उस सेल को जो उससे बॉडी में मिलती। ठीक है, तो ये जो कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम के अकॉर्डिंग कल्चर मीडियम 2 टाइप का होता है। एक होता है बैच कल्चर और दूसरा कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर, बैच कल्चर में हम क्या करेंगे? हमने रिएक्टर लिया, ये मशीन, उसमें हमने कल्चर मीडियम रखा, माइक्रोब्स रखा, मतलब जो जीन जिस सेल में डाला है वो सेल रखी। अब ये अपनी कॉपियां बनाएगा यहाँ पे, फिर उससे प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बन जाए, हम प्रोडक्ट को निकाल लें,
फिर से इसे वॉश करें, फिर से कल्चर मीडियम रखें और फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करें। तो एक बार प्रोडक्ट मिलने के बाद फिर से इसे वॉश करके फिर से कल्चर मीडियम रखें, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करें तो दूसरी बार प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कहलाएगा बैच कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर में हम इसमें एक इनलेट और एक आउटलेट बना देंगे। इनलेट से हम लगातार कल्चर मीडियम डालते रहेंगे और आउटलेट से हम लगातार प्रोडक्ट निकालते रहेंगे। भाई जो यहाँ पे सेल आपके डेवलप हो रही है वो इस कल्चर मीडियम से न्यूट्रिशन यूज कर लेगी ना। अब न्यूट्रिशन यूज कर लेगी तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए पहले वाले में तो हमने प्रोडक्ट निकालने के बाद फिर से कल्चर मीडियम डाला था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हम लगातार कल्चर मीडियम डालते जा रहे हैं न्यूट्रिशन, जिससे कि जो और ग्रो कर रहे हैं उनको यूज करते जाएं और लगातार उनसे प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके कहलाएगा कल्चर मीडियम जो हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है। अब ये बायो रिएक्टर जिसमें हम ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं इसे कहते हैं बायो रिएक्टर। ये बायो रिएक्टर कैसा होता है वो देख लीजिए। बायो रिएक्टर आपके एक वेसल है, मेटल का बना कंटेनर होता है। आप सब अपनी बुक में खोल लीजिए, एनसीईआरटी बुक में सब में बना हुआ है, देख लीजिए। ये आपके मेटल का बना कंटेनर है जिसका ये नीचे जो है कर्व बॉटम होता है।